भारत की संसद में ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और ये बदलाव इतना बड़ा है कि ये देश की पूरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी को बदल सकता है। कुछ नए बिल लाए गए हैं जो हमारे लोकतंत्र के काम करने का तरीका शायद हमेशा के लिए बदल दें। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। पेंच कहाँ है? देखिए, एक तरफ तो है महिलाओं को राजनीति में बराबरी का हक देने वाला एक बड़ा जरूरी कानून, और दूसरी तरफ इसी कानून को लागू करने के तरीके पर यह डर जताया जा रहा है कि कहीं ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि राज्यों के अधिकारों पर एक तरह का हमला तो नहीं है। ये जो तस्वीर है ना, ये समझिए इस पूरे मसले की जड़ है। लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, ये तो तय है, पर सवाल ये है कि किसकी कीमत पर। क्या इससे दक्षिण भारत के राज्यों की आवाज संसद में कमजोर पड़ जाएगी और उत्तर भारत का दबदबा बढ़ जाएगा? तो चलिए सबसे पहले सरकार के तर्क को देखते हैं। इन बदलावों के पीछे का मकसद बताया जा रहा है कि प्रतिनिधित्व को और ज्यादा, कह सकते हैं, निष्पक्ष और समावेशी बनाया जाए। सोचिए, आज की तारीख में संसद में 15% से भी कम महिलाएं हैं। देश की आधी आबादी और राष्ट्रीय राजनीति में उनका हिस्सा इतना कम, ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरने की बात सालों से हो रही है। तो इसी गैप को भरने के लिए सरकार 106वां संविधान संशोधन लेकर आई, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये कानून लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल पेंच था। अगर मौजूदा 543 सीटों में ही 33% आरक्षण दे दिया जाता तो क्या होता? कई पुरुष सांसदों की सीटें चली जाती और राजनीतिक तौर पर ये एक बेहद मुश्किल कदम होता। तो इस चुनौती का हल निकालने के लिए सरकार ने एक साथ 3 बिलों का एक पैकेज पेश किया, जो मिलकर संसद का पूरा ढांचा ही बदल देंगे। अब इन बिलों को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, परिसीमन या डीलिमिटेशन। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है नई जनगणना के हिसाब से चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करना, ताकि हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। तो सरकार का सल्यूशन क्या है? एक 3-pronged अटैक कह सकते हैं। पहला, 131st अमेंडमेंट बिल, जो लोकसभा में सीटें बढ़ाएगा। फिर दूसरा, डीलिमिटेशन बिल, जो एक कमीशन बनाकर इन नई सीटों का नक्शा तैयार करेगा। और तीसरा बिल, जो इन सब बदलावों को दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू करेगा। और ये जो बढ़ोतरी है ना, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। सीटों की संख्या 543 से सीधा लगभग 850 तक पहुंच सकती है। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा विस्तार होगा, जिसके लिए एक नए संसद भवन की जरूरत तो पहले ही पूरी कर ली गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतना विवादास्पद क्यों है? इसका जवाब आज में नहीं बल्कि करीब 50 साल पहले लिए गए एक फैसले में छिपा है, जब लोकसभा सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए लोकसभा सीटों को 1971 की जनगणना पर फ्रीज कर दिया गया। फिर 2001 में इस रोक को 2026 तक के लिए और बढ़ा दिया गया, और अब 2026 नजदीक है तो ये रोक हटने वाली है। अब सवाल ये कि ये रोक लगाई ही क्यों गई थी? दरअसल ये एक तरह का आश्वासन था उन राज्यों के लिए, खासकर दक्षिण के राज्यों के लिए, जिन्होंने परिवार नियोजन को गंभीरता से लिया और अपनी आबादी को कंट्रोल किया। वादा ये था कि अच्छा काम करने की वजह से संसद में उनकी राजनीतिक ताकत कम नहीं की जाएगी। पर अब जब ये रोक हटेगी और नई जनगणना के हिसाब से सीटें बटेंगी, तो पावर बैलेंस के पूरी तरह बदलने का खतरा है, और यहीं से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक टकराव की स्थिति बन रही है। देखिए, बात सीधी सी है। जिन उत्तरी राज्यों की आबादी पिछले 50 सालों में तेजी से बढ़ी, उन्हें लोकसभा में ज्यादा सीटें मिलेंगी, और जिन दक्षिणी राज्यों ने अपनी आबादी को सफलतापूर्वक कंट्रोल किया, संसद में उनका प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से घट जाएगा। और ये आंकड़े वाकई इस बदलाव की गंभीरता को दिखाते हैं। एक अनुमान है कि नई व्यवस्था में दक्षिणी राज्यों का कुल हिस्सा मौजूदा 24.3% से घटकर सिर्फ 20.7% रह सकता है। और इसके ठीक उलट दूसरी तरफ हिंदी हार्टलैंड कहे जाने वाले राज्यों की हिस्सेदारी 38% से बढ़कर 43% तक हो सकती है। ये राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट है। और जाहिर है दक्षिण भारत से इस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत तीखी है। जैसे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे काला कानून और भारत के संघीय ढांचे पर हमला तक कह दिया।
देखिए, ये डर सिर्फ सीटों के नंबरों का नहीं है। इसके पीछे जो असल चिंताएं हैं वो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय ढांचे की नींव से जुड़ी हैं। दक्षिणी राज्यों की मुख्य चिंताएं मोटे तौर पर 3 हैं। पहली, राजनीतिक आवाज खोने का डर। अगर संसद में उनके सांसद कम होंगे तो क्या उनके मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। दूसरी, संसाधनों का बंटवारा। केंद्र से राज्यों को जो पैसा मिलता है उसका एक बड़ा आधार आबादी होती है, तो क्या अब ज्यादा फंड उत्तर भारत को मिलेगा। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चिंता, क्या उन्हें अच्छा काम करने की सजा मिल रही है। तो कुल मिलाकर हम एक बड़ी लोकतांत्रिक दुविधा पर आके खड़े हो जाते हैं, जहां एक सही कदम दूसरे सही सिद्धांत से टकरा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत इन दो सिद्धांतों में संतुलन कैसे बनाएगा। एक तरफ है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, जो कहता है कि हर नागरिक का प्रतिनिधित्व बराबर होना चाहिए, और दूसरी तरफ है संघवाद का वादा, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य खुद को कमजोर या अलग थलग महसूस ना करे। इसी सवाल का जवाब भारत की राजनीति का भविष्य तय करेगा।